लाइव लाइक शेयर कमेंट करी जाना चाहिए। हाँ जी, कल आपके मैंने क्लास 1 रिकॉर्ड की थी, MS वर्ड की रिवीजन्स बैच आपका मैंने स्टार्ट किया था। तो आज हम क्लास नंबर 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखो, कल ऑलमोस्ट आपका होम टैब भी कंप्लीट हो गया था। आज हम होम टैब और पेज लेआउट को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, हमने यहाँ पर एक रैंडम फंक्शन का यूज़ किया टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, जिसमें हमारे पास 3 पैराग्राफ्स है। आप स्क्रीन पर मैंने पैराग्राफ 1 को सिलेक्ट करना है, ट्रिपल क्लिक कर दिया। जब हम किसी भी पैराग्राफ कंटेंट में 3 टाइम्स क्लिक करते हैं या फिर पैराग्राफ के लेफ्ट वाले मार्जिन पे डबल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट कर लिया, आपका कल बोल्ड हो गया था, इटैलिक, अंडरलाइन, या ऑप्शन में आपको और भी मोर फीचर्स मिल जाएंगे अंडरलाइन के ही। साथ में आपको नीचे एक और ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन कलर के नाम से। ये एक ऑप्शन रह गया था कल का आपका। अगर मैंने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा साइज बढ़ा लेंगे, पहले मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कर दिया 16 और इस पर मैंने वर्ड्स अंडरलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। शॉर्टकट की आपको कल बता दी थी, Ctrl+Shift+W। हमें इसमें ना फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना। अब चेंज करने के लिए यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर के नाम से ऑप्शन दे रखा है, क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। सो मैंने जैसे ही फ़ॉन्ट का कलर चेंज किया ना, तो अंडरलाइन का भी कलर आपको वही शो करता है जो आपने फ़ॉन्ट का दिया। सो अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अंडरलाइन का कलर डिफरेंट देना है, कि क्वेश्चन में आ जाए कि चेंज द अंडरलाइन कलर, और आपने अगर यहाँ से कर दिया, ये तो दोनों का हो रहा है, और करना हमने ओनली अंडरलाइन का, तो अंडरलाइन के अंदर ही ऑप्शन आता है, एक अलग से दे रखा है अंडरलाइन कलर के नाम से। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। हमने एक ब्लू कलर ले लिया, अप्लाई हो गया। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो वापस आप इसको अंडरलाइन ऑप्शन में जाकर अंडरलाइन कलर में ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना। ऑटोमेटिक का मतलब फिर क्या होगा कि भाई जो कलर आपने फ़ॉन्ट का सेट किया था, सेम कलर आपकी अंडरलाइन का भी हो जाएगा फिर। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? वर्ड अंडरलाइन के लिए वो Ctrl+D होगा, D से डबल अंडरलाइन हो जाएगी उसमें। नेक्स्ट, आपका चेंज कैसे हो गया, ये वाला पार्ट हो गया था। अलाइनमेंट्स कल आपको मैंने करा दी थी कल की क्लास में। लाइन स्पेसिंग भी हो गया था और शेडिंग भी हो गया था हमारा कल की क्लास में। इसके बाद हम बात करें, कल क्लास में एक लास्ट पॉइंट की ना वॉइस ब्रेक हो गई थी करते समय। रिपीट नहीं हो गई इसमें। अब इसके अंदर एक ऑप्शन है बॉर्डर्स वाला, क्लास के बाद पूछ लेना वो पॉइंट। अब यहाँ पे कल आपके ना एक पॉइंट अब आपका कट हो गया था। कल मैंने एक लास्ट पॉइंट बता रहा था कि इसके अंदर, और उसमें वॉइस ब्रेक हो गई थी। ऑप्शन का नेम है हॉरिजॉन्टल लाइन का। यहाँ पे हमें एक ना हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करनी है। एक होता है बॉर्डर, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जिस भी पैराग्राफ के बाद में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, उसके एंड पे जाकर अगर आप यहाँ पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे एक लाइन कुछ ऐसी आएगी। वापस क्लिक करके मैंने ऑफ किया, इसी में आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर, ऑप्शन में जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करने पर नीचे के यहाँ पर ना आपको एक और लाइन तो मिलेगी बॉर्डर टाइप में ही, बॉटम बॉर्डर टाइप में, बट उसमें ना कोई शेडिंग वगैरह नहीं मिलेगी आपको, विदाउट शेडिंग आती है। अगर इसकी आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, मीन्स इसमें कलर फिल करना है या इसकी विड्थ आपने कम करनी है, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने पे यहाँ पर आ रहा है यूज़ सॉलिड कलर, नो शेड है। हमने रेड कलर भी दे दिया और विड्थ कितनी रखनी है यहाँ पर हमने कर दी 80%, एंटर कर दिया, विड्थ भी कम हो गई और साथ में कलर भी दे दिया। अगेन आप डबल क्लिक करेंगे बॉर्डर के ऊपर और इसके बाद यहाँ पे हाइट भी दे रखी है 1.5, मैंने 5 कर दी, ओके कर दिया, हाइट भी बढ़ जाएगी। ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। डिलीट बटन से हमने डिलीट करा इसको या बैकस्पेस भी कर दिया। इसके साथ में अब नेक्स्ट ऑप्शन का नेम है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। ऑप्शन का नेम है बुलेट्स एंड नंबरिंग। अब क्या करेंगे इसके लिए, मैं बुलेट्स या नंबरिंग के लिए क्वेश्चन में क्या क्या आ जाता है इसके ऊपर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में कभी भी कहता है ना कि अप्लाई द पैराग्राफ नंबरिंग,
या कहता है सेट द पैराग्राफ नंबरिंग। तो इसका मतलब क्या है, पैराग्राफ्स को नंबरिंग देने का मतलब यहाँ से आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और कौन कौन से पैराग्राफ को अप्लाई करने के लिए कह रहा है सेलेक्ट करके। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है बुलेट्स के नाम से, तो दूसरा है नंबरिंग, जिसमें आपको न्यूमेरिकल फॉर्मेट भी मिलेगा या आप लिस्ट पे जाकर चेक भी कर सकते हैं अदर फॉर्मेट में अगर आपको करना है। लाइक आपको डबल ब्रैकेट है या ब्रैकेट फॉर्म, रोमन में भी है, ABCD के अंदर भी है। तो जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल में भी है, कैपिटल में भी है, दोनों ऑप्शंस हैं। और हटाने के लिए आप नन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। या ऑप्शन आपको एक बुलेट्स का भी दे रखा है कि गिव बुलेट स्टाइल टू द पैराग्राफ 1। तो फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप बुलेट ऑप्शन पे जाकर यहाँ से बुलेट ले सकते हैं। अगर आपको जस्ट बुलेट बोली है तो कोई भी ले लो। अगर आपको बुलेट का स्टाइल शो भी कर रखा है कि ऐसा चाहिए, तो आपको लिस्ट में आपको गिवन स्टाइल मिल जाएगा उसी फॉर्मेट में। क्लिक करा, अप्लाई होगा। सर ये बुलेट्स के नंबर ये जो कलर है तो ये ऑटोमेटिकली यस, ये एक्चुअली में थोड़े कस्टमाइज कर रखे हैं तो इसीलिए आपको ये कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बेसिक कोर्स का पार्ट होता है, ठीक है। आपको तो डिफ़ॉल्ट में से ही बोला जाता है, अलग से इसके अंदर कुछ एडिशनल नहीं बोला जाता पॉइंट्स के अंदर। सो नेक्स्ट इसके अंदर मैंने सारा डेटा एक बार डिलीट कर दिया, सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिज़ाइन करने हैं। टाइप किया हमने मोबाइल नेम्स, एंटर। एंटर करने के बाद कुछ पॉइंट बनाने हैं, 4-5 पॉइंट। उसके लिए मैंने आपको ये जो पॉइंट आपको मैं पॉइंट करा रहा हूँ ना, इस ऑप्शन का यूज़ मेनली PPT में बहुत होता है। पावर पॉइंट का जो सिलेबस है ना, वो आपका MS वर्ड अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका ना 80% सिलेबस तो वर्ड के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है पावर पॉइंट का। अब बात करें भाई बुलेट्स या नंबरिंग की, आपने कुछ लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है, बुलेट्स नंबरिंग की हेल्प से। अब मैंने यहाँ से ना नंबर ऑन कर दिया, या आपको डिफरेंट स्टाइलिंग में चाहिए वो आप ले सकते हैं। और लेने के बाद यहाँ पर हमने टाइप किया नेम नोकिया और सिलेक्ट ऑल करके ना मैं फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 18 पॉइंट कर दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, नोकिया। एंटर करते ही ना सेकंड पॉइंट अपने आप ही आ जाएगा, एंटर दबाते ही। सो अगर हम चाहते हैं कि भाई नोकिया के अंदर ना हमें 2 सब पॉइंट भी बनाने हैं अलग से, और कैसे बनाएंगे, टैब दबा दो। टैब बटन कब दबाना है, नेक्स्ट रो में आने के बाद में। और जैसे टैब बटन दबाया, देख रहे हो थोड़ा आगे से आ रहा है। अब सब पॉइंट थोड़ा आगे से बनाते हैं। यहाँ पे हमने मॉडल नेम लिखा, एंटर किया। अब थर्ड भी आ रहा है, पर हमें थर्ड तो नहीं चाहिए, पर एंटर करने पर एक बार तो आएगा। अब आपको क्या करना है, वापस मेन पॉइंट पे रिटर्न जाना है। तो बैक कैसे करेंगे, शिफ्ट प्लस में टैब का यूज़ करके। टैब बटन दबा के आप नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर सकते हैं और शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ करके वापस रिटर्न जाएंगे। और आप इसी तरीके से ना टैब प्रेस करके अप टू 9 लेवल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अगर दोबारा टैब करा, वापस C पे आ गया, फिर से टैब करा तो B का भी पहला पॉइंट बन गया। मैंने A1 लिख दिया, फिर एंटर, A2 या एंटर। अब ये B के 2 पॉइंट है, हमें B का थर्ड नहीं बनाना, C लिखना है, शिफ्ट टैब कर दो, एक बार और कर देंगे, फिर से वो टैब दबाते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा। अप टू 9 लेवल होता है। बट इसमें ना एक चीज़ देखो, क्या इसके अंदर मैंने जितने भी सब पॉइंट बनाए, क्या सभी के अंदर साइज़ में कोई डिफरेंस देखने को मिला, बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट पावर पॉइंट में ना एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको अगर बुलेट्स नंबरिंग के अंदर सब पॉइंट बनाने के लिए बोला है ना, तो सब पॉइंट बनाते ही फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ध्यान रखना। तो वो ज़रूर आप क्रॉस चेक कर लेना, और उसके अंदर बहुत दिक्कत आती है। और PPT में मैं पॉइंट वैसे डिस्कस करूँगा अभी इस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अब C पॉइंट हमने लिखा, वापस रिटर्न आ गए, शिफ्ट प्लस टैब करके, तो सेकंड लिख सकते हैं। फिर से एंटर, एंटर के बाद टैब दबाया, पॉइंट लिखना है, एंटर, फिर से शिफ्ट टैब। तो ये होती है बुलेट्स नंबरिंग। और अगर आपको लगे कि भाई यहाँ पे A और B जो पॉइंट है इसमें AB नहीं, रोमन फॉर्मेट में चाहिए, या रोमन की बजाय आपको बुलेट्स लेनी है, तो आप बुलेट ऑप्शन पे जाके बुलेट ले लो, क्लिक करा, अप्लाई हो गया। ऐसे सेम नेक्स्ट में भी, जिसमें भी आपने जो भी सेटिंग करनी है वो आप बाद में सिलेक्शन करके बदल सकते हैं, चाहे आप इसमें से ले लें। पहले आपको कंटेंट डिज़ाइन करना है, बाद में आप इसकी सेटिंग चेंज करो। हाँ जी सर फर्स्ट
अक्षर अपने आप कैप्चर कैसे हो रहा है? किसके अंदर? MS वर्ड का ये डिफ़ॉल्ट फीचर है कि आप जब भी इसमें कोई भी कंटेंट टाइप करना स्टार्ट करेंगे ना, उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल में आएगा। इसके अंदर सेंटेंस केस में काम चलता है, मींस फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल। आप मोबाइल में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है ना खुद से, आप उसमें 2 सेंटेंस लिखकर देख लेना कि माय नेम इज़ राहुल, M लिखते ही कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा के उसी के आगे नेक्स्ट सेंटेंस लिख लो, अच्छा फुल स्टॉप का वो कमांड है। फुल स्टॉप। अब सेंटेंस कब कंप्लीट होता है? जब आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, अदरवाइज तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ एक्सेल में, बट ये सब सिस्टम हमें मैनुअली करना पड़ता है, और इसमें कोई ऐसा फीचर भी नहीं कन्वर्जन का। चलिए आगे है नेक्स्ट। PPT में भी होता है, एक्सेल में नहीं होता बट हाँ और जबकि एक्सेल में काफ़ी नीड होती है इन चीज़ों की, और है नहीं फीचर। चलिए अगला पॉइंट आता है फ़ॉन्ट सेटिंग का। अब ऑप्शन है फ़ॉन्ट सेटिंग्स, या कह सकते हैं इसमें ऑप्शन का नेम है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। मैंने सिलेक्ट किया, हाँ जी ठीक है। फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाने के लिए कमांड होती है Ctrl+D। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो भी हो रहा है, जिस पे क्लिक करने पर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर फर्स्ट क्लास में भी स्क्रीन पर भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो टूल्स दे रखे हैं ना, वो उनमें से कुछ ऐसे मोस्टली टूल्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, जैसे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक या साइज़ है, या अंडरलाइन का स्टाइल बदलना है आपको, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, या आपको स्ट्राइक थ्रू करना हो, या सुपर और सबस्क्रिप्ट। अब ये ऑप्शंस तो आपको बाहर भी दे रखे हैं और यहाँ पर भी दे रखे हैं। अगर आप अपने सिस्टम में 2007 वर्जन में काम कर रहे हैं, अभी जो हम स्क्रीन पर वर्जन पढ़ रहे हैं ये 2007 वर्जन ही है, और 2007 वर्जन की एक सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है कि ऊपर यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पे होम के साथ में ना ये आइकन बना हुआ आता है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो ऑफिस बटन के नाम से, और बाकी सभी वर्जन में फाइल लिखा हुआ मिलेगा। मुझे यहाँ पर क्या करना है, इन सभी पैराग्राफ्स पे ना शेडो देनी है। अब इस शेडो पे ना एक चीज़ और पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। 10 में से ना 2 बच्चे, कम से कम 2 से 3 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो शेडो को ना शेडिंग समझ लेते हैं और गलत कराते हैं ऑप्शन। आपका भी यही हुआ था, और हर बैच में कोई ना कोई जरूर निकलता है। शायद पवन जी का भी हुआ था ना ऐसा, है ना? हाँ देखो, चलिए तो यहाँ पर देखो मैंने शेडो पे क्लिक करा है। अगर शेडो बोल रखा है ना तो शेडो पे क्लिक करेंगे, और आप में से अगर आप किसी के पास भी अगर 2010 वर्जन है या 2010 के अलावा और कोई अनदर वर्जन है ना, तो आपको शेडो का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। कहाँ पे जाके मिलेगा? यहाँ पर आप देख रहे हो, इस जगह पे यहाँ पर ना आपको एक सिंगल ए मिलेगा लिखा हुआ, ऑप्शन का नेम आएगा टेक्स्ट इफेक्ट्स के नाम से। मैं आपको दूसरे वर्जन में चेक तो करा देता हूँ, पर मेरे फीचर उसमें काम करेगा नहीं। देखो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि आपके कंप्यूटर में ना एग्ज़ाम में या तो 2007 वर्जन वहाँ पे आएगा या तो 2010। सो अगर आपके एग्ज़ाम में 2007 वर्जन आ रहा है ना, तब तो आपको मैंने बता दिया कि भाई शेडो का जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाकर मिलेगा, और आउटलाइन का भी, ठीक है। पर अगर आपके सिस्टम में वहाँ पर, ठीक है, एग्ज़ाम में अगर 2010 वर्जन आ जाता है, तो ऐसे में आप शेडो या आउटलाइन कहाँ पर जाकर देंगे? दिखा देता हूँ। ये एक ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। मेरे सिस्टम में ना 2 वर्जन्स इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये वाला जो फीचर है ना, इसमें कह रहा है भाई करंटली डिसेबल हो चुका है, तो इसमें काम नहीं करेगा। ऑप्शन पे क्लिक करने पर ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो जब आप अपने सिस्टम में चेक करेंगे या अंदर आप लैब में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं इस चीज़ के ऊपर कि शेडो और आउटलाइन तो मिलेगा ही मिलेगा इस लिस्ट में, और इन दोनों के अलावा ना 2 ऑप्शन अलग से भी आपको देखने को मिलेंगे, एक रिफ्लेक्शन और दूसरा है ग्लो। ये 2 ऐसे ऑप्शंस है 2007 वर्जन में नहीं मिलेंगे। और 2007 वर्जन में आपको 2 ऑप्शन ऐसे इसके अंदर मिलते हैं शेडो आउटलाइन के नीचे, एम्बोस और एनग्रेव। ये एक्चुअल में है क्या चीज़ है? ये सभी इफेक्ट्स हैं
जैसे आप बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, बोल्ड में डार्क हो गया, इटैलिक में टेक्स्ट आपका टेढ़ा तिरछा, तो इनका भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो वो चीज़ हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। मैंने थोड़ा साइज़ भी बढ़ा दिया, कलर भी दे दिया। अब फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाते हैं, देखो मैं शेडो दे रहा हूँ, ओके कर दिया, हल्का सा इफेक्ट आएगा बिल्कुल। जब आप अपने सिस्टम पे करोगे ना, आपको बिल्कुल नज़दीक से देखने पे बिल्कुल क्लियर विजिबल होता है। अदरवाइज़ इतने छोटे फ़ॉन्ट्स में आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो। तो फ़ॉन्ट सेटिंग्स पर जाकर आपको यहाँ पर शेडो या अगर कहता है आउटलाइन ऑन करने पर ओके कर दी। अब देखो टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, बीच में जो कलर था ना वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, सिर्फ आउटलाइन कलर दिखा रहा है अब इसके ऊपर। सेलेक्ट अगेन, फॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे, इसको तो मैंने हटा दिया। फिर आता है एम्बोस या एनग्रेव, डिफरेंस आप देखें। अब इसमें भी शेडो टाइप में एक इफेक्ट आ रहा है, एक में टॉप साइड और एक में बिलो साइड आ रहा है, टॉप लेफ्ट में और एक में बॉटम राइट में आ रहा है थोड़ा सा, बस एक हल्का सा इफेक्ट ही है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का पार्ट है। अगर क्वेश्चन में, अगर मैंने आपको असाइनमेंट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे दिया कि अप्लाई इफेक्ट एम्बोस या एनग्रेव, तो समझ जाना कि वही वो 2007 वर्जन का पार्ट है, कि अगर आपके कंप्यूटर में 2010 वर्जन है तो ये दोनों ही ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, कि आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे को तो मिला ही नहीं, तो ऐसा मत सोचना कि हमें करा ही नहीं या फिर सिस्टम में गड़बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, वो वर्जन का डिफरेंस होता है। और अगर मैंने किसी क्वेश्चन के अंदर ये बोल दिया कि रिफ्लेक्शन देनी है या ग्लो देना है, ये दोनों ऑप्शंस आपको 2007 में नहीं मिलेंगे, 2010 के अंदर मिलेंगे। और कहाँ पर जाके, टेक्स्ट इफेक्ट पे जाकर, रिफ्लेक्शन भी और ग्लो के नाम से भी। ये दोनों ऑप्शन 2010, 2013, 2016, 19, 21 सभी में होते हैं। ठीक है, 2007 के बाद थोड़े से चेंजेस हो गए वर्जन। इसके बाद फिर से जाएंगे फॉन्ट सेटिंग में। अब ये 4 इफेक्ट कर लिए आपने। कल की क्लास में डबल स्ट्राइक थ्रू भी पहले पढ़ चुके आप, सुपर सबस्टिट्यूट भी हो चुका। इसके बाद आता है स्मॉल कैप्स और एक होता है ऑल कैप्स। आपने पिछली क्लास में एक ऑप्शन पढ़ा था चेंज केस के नाम से। अब इसमें भी देखना, एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर भी बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी। यहाँ पर गलती क्या होती है, मैंने आपको एक ऑप्शन पढ़ाया भाई चेंज केस, कि आपको ना चेंज केस के थ्रू आपने अपर केस करना है, कि अपर केस अप्लाई इफेक्ट अपर केस। अब इसके ऊपर क्लिक करते क्या होता है, सभी कैरेक्टर कैपिटल में हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि अप्लाई इफेक्ट लोअर केस, अब लोअर केस में क्या होता है, सारे लेटर स्मॉल में हो गए। या सेंटेंस केस का मतलब जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, वापस पहले जैसा, मतलब हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सभी स्मॉल। अब मैं आपको ऑप्शन कराता हूँ फॉन्ट सेटिंग वाला, फिर ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगा जो गलत करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है स्मॉल कैप्स और एक आता है ऑल कैप्स के नाम से। मैंने यहाँ पर जैसे ही ऑल कैप्स पे क्लिक करा ना, यहाँ पर देखो नीचे आपको प्रीव्यू में भी दिखा रहा है, क्लिक करते ही क्या हो रहा है, सभी कैरेक्टर कैपिटल हो गए। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि सर सारे लेटर कैपिटल ही तो करने थे, ऑल कैप से भी कैपिटल हो रहा है और चेंज केस में आप अपर केस से भी कर रहे हो। ये जो दोनों ऑप्शन है ना, आपस में एक दूसरे की जगह पे आप अलग अलग यूज़ मत कर लेना। जो ऑप्शन आपको दोनों में से जो लिखा हुआ मिल रहा है ना, वही करना। ये ना हो कि अपर केस बोला गया आपने ऑल कैप्स कर दिया, या ऑल कैप्स की जगह पे आपने अपर केस कर दिया। एक तो इसके ऊपर गड़बड़ देखने को मिलती है, इसमें तो चलो फिर भी कम मिलती है। ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर देखने को मिलती है, लोअर केस के ऊपर। लोअर केस को लेकर किस चीज़ को दिक्कत देखने को मिलती है, इसमें ना एक ऑप्शन और भी था, अपर के ऑल के अलावा एक स्मॉल कैप्स भी है। ऑल कैप्स में क्या होता है कि जो लेटर्स की हाइट होती है ना, सभी कैरेक्टर्स की, वो बिल्कुल एक सीक्वेंस, बिल्कुल एक इक्वल होती है। ठीक है, लेटर हाइट सभी की बराबर होगी यानी कि, पर जबकि स्मॉल कैप्स का जब हम यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, लेटर जो हाइट होती है ना, लेटर हाइट, वो एक स्मॉल लेटर वाली ही रहेगी, जो कि एक स्मॉल लेटर को टाइप करने में जो हाइट यूज़ की जाती है। ठीक है, हाइट वही रहेगी, बट होंगे सभी कैरेक्टर कैपिटल के अंदर। आप कभी न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के अंदर नोटिस करना, बहुत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा स्मॉल कैप्स का यूज़। तो ये होता है स्मॉल कैप्स में
अब यहाँ पर क्वेश्चन में गलती ये करते हैं, लोअर केस कर देते हैं। बोला क्या है, स्मॉल कैप्स, कर दिया लोअर केस, तो पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा फिर उसके अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट, फ़ॉन्ट सेटिंग में ये हमारे ऑप्शन होंगे। इसके बाद ऊपर लिखा हुआ है कैरेक्टर स्पेसिंग, 2007 वर्जन हम पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें सारी डन रह गया, क्या हिडन? हिडन नहीं करना, ये होता है वैसे पैराग्राफ को हाइड करने के लिए, हाइड होगा। मैं अंडू करके ला रहा हूँ अभी। तो एक्चुअली में ये फीचर जो होता है ना, हम सिर्फ वैसे तो बेसिक में कराते हैं, यूज़ उसमें भी नहीं होता, बट एग्ज़ाम का टॉपिक नहीं होता ये हिडन का पार्ट, ठीक है। तो इसी में फ़ॉन्ट सेटिंग्स में एक और ऑप्शन है, ऊपर लिखा है कैरेक्टर स्पेसिंग। आप अगर वर्जन 2007 के अलावा कोई भी अनदर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन का नाम यहाँ पे टैब नेम ना आपको एडवांस लिखा हुआ मिलता है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन यूज़ करने हैं सिर्फ, जिसमें से पहला क्वेश्चन है स्केलिंग का। इसको हम पढ़ते हैं कैरेक्टर स्केलिंग, कि भाई चेंज द कैरेक्टर स्केल 110% कह दे, 150% कर दे या 50। अब एक्चुअल में स्केलिंग है क्या चीज़? जीरो साइज कॉपी यूज़ करी है ना आपने कभी ना कभी? लाइन ज़ेरॉक्स, अरे वाह, खुश हो गए। यहाँ पर भी ले जा रहे हैं फिर आप? तो देखो ज़ेरॉक्स आपने स्कूल कॉलेज टाइम पे तो बहुत यूज़ करी होगी, बट एक्चुअल में उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए ना अलग से ऑप्शन होता है प्रिंट स्केल के नाम से। अब उस ऑप्शन का नेम होता है प्रिंट स्केल, उसी का एक सिमिलर ऑप्शन है कैरेक्टर स्केलिंग के नाम से, जो कि आपको फ़ॉन्ट सेटिंग के अंदर यहाँ पर स्केल के नाम से दिखा हुआ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ सिलेक्टेड है ना, कितनी लाइंस में और कहाँ तक आ रहा है। कवर कर लिया आपने, चेक कर लिया 5 लाइन में है, 6 लाइन में है, 4 लाइन में है, पढ़ लिया ना। अब देखना मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, 50% कर रहा हूँ। 50 लिखा, एंटर दबा दिया, आ गया उसके हाफ पार्ट के अंदर। नहीं है ही, परसेंटेज में ही पड़ता, सीधा वैल्यू लिख कर ओके कर। ये क्या हो गया, थोड़ा सा टाइट हो गया, मतलब भाई उसके गाल ना पिचक गए भाई। अगर आपने और खींचने हैं तो मैं अंडू कर रहा हूँ, वापस नॉर्मल हो गया। फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे अगेन, कंट्रोल D मैंने शॉर्टकट दबा दिया, 150% कर दिया। तो भाई अब इसके गाल खींच दिया हमने पकड़ के जोर से, यानी कि स्ट्रेच कर दिया टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से। ये होता है कैरेक्टर स्केलिंग। अब देखो कंटेंट कितनी सारी लाइंस में चला गया। अंडू कर रहा हूँ मैं, फिर से फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे, ऑप्शन का नेम है स्पेसिंग, एक्सपेंड द स्पेसिंग। क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ आ जाए कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग, या लिखा हुआ आ जाए कंडेंस्ड द कैरेक्टर स्पेसिंग, तो ये दोनों ही ऑप्शंस कहाँ पर जाके मिल रहे हैं, फ़ॉन्ट सेटिंग में। यहाँ पर कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर दे रखा है एक्सपेंड और कंडेंस के नाम से। पहले हम एक्सपेंड कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर क्या उठा रहा है, 1 पॉइंट की। अगर आपको वैल्यू नहीं बोल रखी चेंजेस करने के लिए तो मत करना, सीधा ओके कर दो, बढ़ गया स्पेस। कैरेक्टर स्पेसिंग में जैसे ही हमने एक्सपेंड क्लिक करके ओके करा तो यहाँ पे हर एक लेटर के बीच में स्पेस बढ़ गया। फिर से वापस जाएंगे यहाँ पर हम, और इसके अंदर अगर मैंने कर दिया कंडेंस, ओके कर दिया, तो टेक्स्ट देखो थोड़ा सा टाइट हो गया। आपने भी कभी ना कभी बहुत बार स्कूल लाइफ के अंदर चैप्टर्स, जब आप जैसे स्कूल टाइम में हमें लिखना पड़ता था पेन से, अब आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, पर उसकी ना लास्ट की 4 लाइनें हैं जो, ठीक है, 2-4 लाइनें हैं जो वो नेक्स्ट पेज पे जा रही हैं। अब हम क्या करते थे, उसको इतना टाइट करते थे ताकि एक ही पेज पे ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर 2-4 लाइनें नेक्स्ट पे जाएंगी पूरा पेज ख़राब होगा, टीचर कहेगी नहीं नीचे से नहीं लिखना, अगले पेज से लिखो। करा होगा ना भाई, पेज बचाने के चक्कर में हमने उसको इतना टाइट कर दिया बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, और ज़्यादा कंडेंस करना है आप वैल्यू उसमें 2 कर दो, बट वो तो क्वेश्चन में जितना कहेगा हमें उतना ही लिखना है। अंडू कर रहा हूँ, नॉर्मल करा मैंने एक बार अंडू करके। अब अगर क्वेश्चन में एक्सपेंड आ जाए या इंक्रीज आ जाए तब तो हम बढ़ा देंगे। अगर आ जाए कि डिक्रीज द कैरेक्टर स्पेसिंग या कंडेंस, तो वो दोनों सेम,
और इन दोनों के अलावा अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ रहा, ना एक्सपेंड कंडेंस, ना इंक्रीज और डिक्रीज, इसके अलावा एक वर्डिंग और यूज की जाती है, तो वो क्या है, चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग। सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे? चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग 2 पॉइंट्स कैसे करेंगे? तो यहां पर आप हमेशा एक्सपेंड का यूज करेंगे, ध्यान रखना। कभी भी क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि बढ़ाना है या घटाना है, तो आपने बढ़ाना है हमेशा, कभी भी घटाना मत, पॉइंट गलत होगा आपका। यहाँ पर अगर मान लो आपका नॉर्मल है, अभी आपने यहाँ पे 2 लिख दिया ना, अगर लिखते ही अपने आप एक्सपेंड आ जाएगा। टाइप कर रहा हूँ मैं, आ गया एक्सपेंड लिखते ही अपने आप। तो आपने 2 लिखा तो एक्सपेंड उठाता है हमेशा। ओके कर दो। फिर से मैंने अंडू करा हटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, फिर हमें सबसे टॉप में है बटन, ऑप्शन का नेम है पोजीशन। अब यहाँ पर पोजीशन का मतलब कि भाई हमने क्या करा कि एक वर्ड सेलेक्ट किया, आपने सुपर सब्सक्रिप्ट करा था ना। जब आप किसी टेक्स्ट को सुपर या सब्सक्रिप्ट करते हो, अप्लाई करते क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, बेस लाइन से ना अबव हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, बट साथ में ना साइज भी उसका 50% ना श्रिंक भी होता है, 50% उसका रिड्यूस हो जाता है, हाइट एंड विड्थ। अंडू कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन इसके अंदर क्या आता है कि इस चीज़ के ऊपर कि रेज्ड द पोजीशन, एक होता है रेज्ड करना, एक होता है लोवर्ड। चेक कराते हैं वर्ड, रेज द वर्ड गैलरीज। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ गैलरीज, सुपरस्क्रिप्ट की तरह ही ये काम तो करता है, बट बिना श्रिंक करे, बिना श्रिंक करे। तो इसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई आती है, तो क्वेश्चन में ऐसा आता है कि रेज्ड द वर्ड गैलरीज, या कोई भी वर्ड आ सकता है। तो आपने इसको क्या कर दिया, रेज पे सिलेक्शन करा। अब इसमें देखो वैल्यू 3 पॉइंट की उठा रहा है, ओके कर दो बस, क्योंकि अगर चेंज करने के लिए नहीं बोला तो 3 ही छोड़ेंगे। और अगर कहता कि नहीं भाई रेज द टेक्स्ट 6 पॉइंट, तो आप इसमें 6 लिख सकते हैं। फिर आप ओके कर दिया, वर्ड ऊपर चला गया। वापस जाएंगे, अगर कहता कि लोवर्ड नीचे चला जाएगा, नॉर्मल करना है आप नॉर्मल कर दो यहाँ से। तो ये तो आता कंप्लीट वर्ड के ऊपर आता है हमेशा। और सुपरस्क्रिप्ट में ना मोस्टली क्या होता है कि आपको वर्ड के ऊपर भी बोल देता है कि आपको डिज़ाइन वर्ड को ना सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन अप्लाई करना है, या रैंडमली किसी भी वर्ड को आपको ये कह देगा कि भाई इसको स्ट्राइक थ्रू भी कर दो, सुपर भी कर दो, कलर भी दे दो, हाईलाइट भी कर दो, शेडिंग भी दे दो। सर अगर पर्सनली जैसे ये कोई वर्ड है जैसे दा है, तो सिंपली एक कोई उठाएगा या दा सब जगह जो पैराग्राफ में लिखा होगा उसको? वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो आपको बताया जाता है, कल की क्लास में हमने यही पढ़े थे, फाइंड ऑप्शन में आता है। आपको अगर जस्ट ये कहता है कि हाईलाइट द टेक्स्ट गैलरीज इन रो 1, अगर यूँ कहते हैं तो लाइन नंबर 1 इन पैराग्राफ 1, तो उसके अंदर जहाँ पर भी जितनी बार भी गैलरीज होगा, अब यहाँ पे तो एक बार है, पर दा वर्ड की बात करें गैलरीज के ज़्यादा, तब तो आपको 10 बार करना पड़ सकता था, जितनी बार भी लिखा होता है। या अगर सिर्फ इतना आता ना कि हाईलाइट द गैलरीज वर्ड, ये नहीं बता कि कहाँ पे, तो सारी जगह क्वेश्चन में आ जाए हाईलाइट द गैलरीज वर्ड, या सुपरस्क्रिप्ट करना है गैलरीज वर्ड को। और अगर ये ना बता रखा हो कि अगर फाइल के अंदर 2, 4, 5 बार लिखा हो कि कौन से वाली जगह पे, तो सारी जगह पे, अदरवाइज आपको बताएगा किसी एक सिंगल प्लेस पे करना होगा। तो नेक्स्ट, फॉन्ट सेटिंग्स तक आपका बिल्कुल डन, अलाइनमेंट्स भी डन, नंबर्स भी डन है आपके। आपने लाइन स्पेसिंग भी कल कर लिया था, शेडिंग भी, बॉर्डर भी हो गया। इसके ऊपर एक आइकन बना हुआ छोटा सा, शो हाइड के नाम से ऑप्शन आ रहा है। ये पैराग्राफ सिंबल होता है। अगर आपसे बाय चांस इस ऑप्शन पे क्लिक हो जाता है, और कई बार ध्यान भी नहीं रहता कि भाई कि ऑन हो चुका है, और नीचे हम जब देखते हैं ना भाई पैराग्राफ के बीच में ये डॉट डॉट कहाँ से आ गए,
यहाँ पर देख रहे हो हर एक वर्ड के बाद बीच में ना एक सेंटर डॉट और लास्ट में एक पैराग्राफ सिंबल आ रहा है कि जहाँ से भी पैराग्राफ नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है ना, उस पैराग्राफ के एंड पे एक पैराग्राफ सिंबल, इस सिंबल को हम पिलक्रो भी कहते हैं। ठीक है, ये पिलक्रो का साइन होता है या पैराग्राफ साइन भी कहते हैं। ये चीज़ प्रिंट में नहीं आएगी, दोनों चीज़ें, सेंटर डॉट भी और ये सिंबल भी ऑफ कर दो, बस इसी पे क्लिक करके आप हटा दिया, इसका कोई काम नहीं है, यूजलेस ऑप्शन है। नेक्स्ट थीसिस वगैरह में तो काम बताइए। वहाँ पे प्रिंटिंग में नहीं आएगा सर, बट ये हाँ जी, ये सिर्फ प्रैक्टिकली जब आप कोई कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एजुकेशनल लेवल में हमें उसकी नीड पड़ती है। कंटेंट डिज़ाइन करना है, कोई बुक वगैरह बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है। हाँ सर एक चीज़ और हाँ जैसे जी, ये टेक्स्ट अपना ओन से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक अपने असाइनमेंट है जिसमें दे रखा है बुलेट स्टाइल लगा के इससे ऊपर लिखना अपना। बुलेट स्टाइल लिख कर लीजिए, मैंने यहाँ पर क्या गैप दे रखा है यहाँ, या फिर बुलेट सिर्फ ऐसे, अच्छा इससे ऊपर टाइप करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ना इसके ऊपर बुलेट दे रखी है और इसके ऊपर कुछ और ऐड करना है ना, ऐसे सेम है। ये अपना ये नीचे आ जाए वो ऊपर चला जाए। अच्छा, M tool तो लिखा हुआ आपने क्या है, करना है, एक ऑन है। के स्टार्टिंग पे क्लिक करा, एंटर दबा दो, फिर ऊपर है। ऊपर गैप क्रिएट हो गया और वापस ऊपर जाके आप अपना टाइप कर सकते हो जो भी लिखना है। ऑन से पहले कर सकते ऑन से पहले कर्सर ले जाकर और क्या करना है, एंटर बटन, अब एंटर बटन से एक लाइन का गैप आता है। अगर आप किसी भी कंटेंट से पहले किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग पे जाकर एंटर करेंगे तो ऊपर गैप आएगा। अगर आप उस पैराग्राफ के एंड पे क्लिक करके, जैसे मैंने फर्स्ट के एंड पे क्लिक करा, एंटर करने पे नीचे गैप आ जाएगा एक लाइन का। बट आप चाहते हैं कि इस लाइन में आपको बुलेट नहीं चाहिए। अब बुलेट क्यों आई, क्योंकि ऊपर एक्टिव थी, क्योंकि उसी के आगे कॉन्टिन्यूटी में मैंने ब्रेक करा है ना, तो जस्ट आप ऑप्शन पे जाके ऑफ कर दो, फिर आप चाहे बुलेट चाहे बैक स्पेस से दबा दो। और अगर 3 लाइन लिखनी तो 3 बार एंटर करें। 3 बार एंटर करना पड़ेगा अगर 3 लाइनें ऊपर लिखनी है तो। यस, अब एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पैराग्राफ सेटिंग का, आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया जिसमें ये टॉपिक ना आया, पैराग्राफ सेटिंग। हर एक सीपीटी एग्ज़ाम में ना वर्ड के अंदर ये टॉपिक जरूर आता है। तो क्या करना है इसके लिए, हमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमारे पास आपको मैंने एक ऑप्शन बताया था कि इसके अंदर ये जो स्केल दिखाई दे रहे हैं ना, हम इसको रूलर बार पढ़ते हैं। और यहाँ पर जो रूलर बार की सेटिंग है ना, हमारे पास जो इसके अंदर टेक्स्ट की विड्थ होती है, इसके अंदर आपको ये जो वाइट पोर्शन दिखाई देता है ना, इतने तक आपकी विड्थ होती है। अब पेज का साइज चाहे कितना भी हो, टेक्स्ट की जो लेंथ होती है ना, वो एक पेज पे फिक्स एरिया तक ही होते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही टाइप कर सकता है, चाहे नोटबुक का ही क्यों ना हो। अब पूरे पेज के कॉर्नर से लेकर एक कॉर्नर से बिल्कुल लास्ट तक तो आप भी नहीं टाइप करते, कोई भी लिखता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, यानी कि हर एक पेज के चारों तरफ पे ना गैप जरूर होता है, ब्लैंक खाली गैप। अब इस खाली गैप को छोड़ के जो बीच में हमारे पास गैप बचता है ना, वो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, जिसको चेक करने के लिए आपको बताया था पेज लेआउट टैब पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई अभी जो पेपर साइज करंटली एक्टिव है ना, वो कौन सा है। लेटर पेज की सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, और आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि यूज़ स्टैंडर्ड साइज पेपर, तो मतलब आपने A4 पेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड पेपर साइज का मतलब A4 पेज होता है, क्लिक करा A4 अप्लाई होता है। या मैं आपको लेटर पेज पे अगर कराऊँ, इसमें देखो आपको हाइट एंड विड्थ दोनों दे रखी है। हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर ये जो मेजरमेंट साइज दिखा रहे हैं ना कि पेज की हाइट और विड्थ सेंटीमीटर में दिखा रहा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो फिक्स ही। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, आप 1 किलो को 1000 ग्राम पढ़ो या 1000 ग्राम को 1 किलो पढ़ लो। बस यहाँ पे आपको अगर हो सकता है कि आपके सिस्टम में मेजरमेंट सेटिंग जो है रूलर की, वो अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर आपको पेज का साइज़ है, चाहे फिर वो पेज का मार्जिन है, वो सारी चीज़ें फिर उसी अकॉर्डिंग दिखाई देंगी। अभी जो हमारी रूलर बार की सेटिंग हो रखी है ना इसके अंदर, वो इंचेस के अंदर दिखा रहा है। ये हमारा 0 पॉइंट है स्टार्टिंग में, यहाँ तक बीच में एक छोटा सा एक बीच में मिड पॉइंट दिखाई देगा जहाँ तक ½ इंच का डिस्टेंस कंप्लीट होता है, और फिर आता है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, और लास्ट में राइट में आगे कितना जाएगा। मैं लेटर पेज ले रहा हूँ, लेटर पेज की विड्थ देख रहे हो कितनी है, 8.5 इंच, जिसमें से 1 इंच लेफ्ट में और 1 इंच राइट में मार्जिन भी है, चेक भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन
1 1 इंच का होता है। अब 8.5 में से 1 इंच लेफ्ट में माइनस 1 इंच राइट, तो टोटल आपके पास गैप कितना बच गया? 6.5 इंच का। अब टोटल आपके पास टेक्स्ट रेंज है 6.5 इंच की। अब 6.5 इंच के अंदर हमने काम करना है। अब फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जाएंगे हम पैराग्राफ सेटिंग का यूज़ करने। अब यूज़ करने से पहले ना जो हमारी रूलर सेटिंग है, ये जो रूलर बार है हमारी, इसके स्टार्टिंग में जहाँ से काम लिखना स्टार्ट होता है ना, उसके स्टार्टिंग में ये 3 बटन से बनी हुई आ रही है, 3 शेप आ रही है, ये 3 शेप हैं। और राइट में भी एक और बटन सा बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंडेंट्स। जो राइट वाला बटन है ना, इसको कहते हैं राइट इंडेंट। और लेफ्ट में 3 बटन है ऐसे। अब ऊपर वाला जो इंडेंट होता है इसको पढ़ते हैं हम फर्स्ट लाइन इंडेंट। बीच वाले इंडेंट को पढ़ते हैं हैंगिंग इंडेंट। नीचे जो दे रखा है वो होता है लेफ्ट इंडेंट। यानी कि लेफ्ट साइड में आपको 3 इंडेंट, टॉप वाले को कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, बीच वाले को हैंगिंग, और तीसरा जो नीचे दे रखा है वो होता है लेफ्ट इंडेंट, और राइट में दे रखा है राइट इंडेंट के ही नाम से। वेल हमें ये ऑप्शन चाहे याद रहे ना रहे, बट अगर आपको क्वेश्चन में यूं कह दिया जाए कि चेंज द लेफ्ट इंडेंट 1 इंच, तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपने बस उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है जिसमें भी बोला गया आपको, और यहाँ से कॉर्नर से पैराग्राफ सेटिंग में जाकर, पैराग्राफ सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर दे रखा ना इंडेंटेशन, इन चारों इंडेंट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको यहाँ पर ना ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको तो बस चेंज करना है, जितनी भी वैल्यू बताई जाएगी वो आपने टाइप करनी है बस, और किस पे करनी है वो आपको वो भी बताया जाता है। सिलेक्ट करा पैराग्राफ को फर्स्ट को, और अगर यूँ कहा जा रहा है कि लेफ्ट इंडेंट ना 1 इंच इंक्रीज करना है, तो 1 लिखने के बाद आप इंचेस का साइन जरूर लगा देना, डबल कोट्स वाला साइन जो होता है, ठीक है। एल के राइट में दे रखा है एक बटन छोड़ के, नीचे सिंगल कोट है, ऊपर डबल कोट है, शिफ्ट के साथ में आपने प्रेस करना है। लैंग्वेज चेंज भी हो सकते हैं, टॉप और बॉटम अभी बताएंगे। नहीं, टॉप बॉटम नहीं आता इसके ऊपर, कभी भी नहीं। यहाँ पर अब क्वेश्चन में आ जाए चेंज द लेफ्ट इंडेंट 1 इंच, तो यहाँ पे हमने 1 के आगे इंचेस का साइन लगाया। बट अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि 1 सेंटीमीटर, तो आगे cm लिख देना, विद स्पेस चाहे विदाउट स्पेस, कैपिटल में चाहे स्मॉल में, और ओके कर देना। पर मैंने ना अभी 1 इंच का गैप रखा, ओके करते ही देखो इंडेंट्स मूव हो गए यहाँ पर। अब इससे बस हमें ये पता चलता है कि पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कि लेफ्ट से आपने पैराग्राफ कहाँ से शुरू करना है। अगर आप चाहते हैं 1 इंच का गैप छोड़ के, तो लेफ्ट इंडेंट को बढ़ा देंगे आगे। मैंने अंडू करा, या वापस जाके 0 कर दो, वापस जाएंगे पैराग्राफ सेटिंग में, और राइट में कितना कह रहा है वो आप राइट में लिख सकते हैं, 0.5 लिख दिया, तो देखो ½ इंच कम हो गया। अंडू कर रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए ना कि इंक्रीज द इंडेंट, इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट 1 इंच या 1 सेंटीमीटर, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसकी जगह एक वर्डिंग और यूज़ होती है इसी चीज़ के लिए, इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट 1 लेवल। अब ये लेवल क्या चीज़ है? इंचेस या सेंटीमीटर तो हमने पढ़ ली। तीसरी एक और वर्डिंग जो यूज़ होती है ना, लेवल के अकॉर्डिंग अगर आपको डिस्टेंस बोला जाता है ना, तो 1 लेवल अगर लिखा हुआ आता है तो 1 लेवल का मतलब ½ इंच कह रहा है वो, 2 लेवल कह रहा है तो इट मीन्स वो 1 इंच हो जाएगा। 1 लेवल के अंदर ½ इंच का डिस्टेंस कवर होता है, ध्यान रखना। तो मतलब आपने पैराग्राफ को सिलेक्ट तो कर लिया, और 1 लेवल इंक्रीज करना है, तो पैराग्राफ सेटिंग पे जाके ना यहाँ पर आप 0.5 इंच लिख दो इसके अंदर, या मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। बाहर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट का और दूसरा है डिक्रीज इंडेंट का। डेफिनेशन पढ़ लो जो अभी मैंने चीज़ बताई थी, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखना कितने इंच बढ़ा, ½ इंच। यहाँ पे लेवल लिखा हुआ है, ½ इंच लिखा हुआ है, लेवल लिखा हुआ है, और एक बार क्लिक करने पर ½ इंच इंक्रीज होता है। बट ये जो 2 आइकन्स दे रखे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए दे रखे हैं लेवल वाइज। बट अगर क्वेश्चन में यूँ कह दे कि फर्स्ट लाइन को आपने 1 लेवल इंक्रीज करना है,
तब तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे सेटिंग में ही जाना पड़ेगा, पैराग्राफ की सेटिंग में, फर्स्ट लाइन या हैंगिंग के लिए। अगर आपको कभी भी लेवल के अकॉर्डिंग कहता है तब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि बाहर से करना, बस आपने एक लेवल को आधे इंच का डिस्टेंस मानना है बस, और यहाँ पे आप टाइप कर देना जिस भी पैराग्राफ में जहाँ से भी डायरेक्शन। देखो 4 लेवल है, और सॉरी इसमें 4 इंडेंट है, तो जिस भी इंडेंट में सेंटीमीटर में कहता है तो सीएम लिख देना, इंचेस में कहता है तो इंचेस में लिख देना। अभी जो पीछे एचसीएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या करा, यहाँ पर लेफ्ट में तो बोल दिया कि 0.5 इंच कर दो, और राइट में बोल दिया 0.5 सेंटीमीटर कर दो, या 1 सेंटीमीटर कर दो, या 1.5 कर दो। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा आपको बस। कोई भी चीज़ आपको सेंटीमीटर या इंच में अगर कहता है तो बस आप उन्हें वैसे लिख देनी है और ओके कर देना बस। सर इसमें नहीं लगा तो इंच लगाना जरूरी है, सर नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा? लगाना जरूरी है, इसकी सेटिंग आपने लगाना है। आपको देखो, अगर मैं और ज़्यादा डीपली जाऊंगा ना आप और ज़्यादा पजल होगे। एक सिंपल सा सोल्यूशन है, अगर क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर बोला आप सीएम लगा दो, क्योंकि आपको इतनी अभी नॉलेज नहीं हो पाएगी इतने कम टाइम पे, क्योंकि आपके पास इन चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, अगर आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहा होता, आपके पास टाइम ही टाइम, एग्ज़ाम तो है नहीं, फिर तो ये चीज़ें बताई जाती हैं उनको। बट एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना, बच्चा और पजल हो जाता है कि भाई समझ तो आया ही नहीं हमें। तो मतलब कन्फ्यूज़न इसमें ना, आप कन्फ्यूज़ मत हो। इसलिए मैंने आपको बताया भाई अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में दिया तो आगे सीएम लिख दो बस, इंचेस में बोला बस आपने इंचेस लिख देना, आपने बस ओके कर देना उसको, और कुछ मत चेंज करो। सिग्नल की सिर्फ इंचेस भी दे सकते सर? नहीं मत लिखना, इंचेस का साइन लगा दो, अब एक्सेप्ट करे ना करे। सर जैसे फर्स्ट लाइन वाला करना तो उसमें पूरा पैरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट लाइन नहीं, पैराग्राफ ही तब भी, पर अगर आपने फर्स्ट लाइन भी लिया ना तब भी हो जाएगा वो। अब क्वेश्चन में यूँ आ जाए कि इंक्रीज द फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये ना बता रखा हो कितनी। जब आप फर्स्ट लाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, मैं नन कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं अभी, इंक्रीज द फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ½ इंच का डिस्टेंस आता है, ओके कर दिया, फर्स्ट लाइन आपकी ½ इंच आगे बढ़ गई। वापस जाएंगे क्वेश्चन में, अगर कह रहा है 1 इंच या 1 सेंटीमीटर तो इसमें भी वही चीज़ लिख दो, या तो इंचेस आता है या तो सेंटीमीटर आता है, या तीसरी वर्डिंग लेवल आ जाती है। लेवल आने के चांस बहुत रेयर होते हैं, और इंच सेंटीमीटर में से तो फिर कोई ना कोई एक तो आता ही आता है। कई बार दोनों में से एक चीज़ उसमें बोल दी, एक चीज़ उसमें बोल दी, बस आपको बस उसी अकॉर्डिंग टाइप करना है। अब देखो, जब आप किसी भी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन इंडेंट इंक्रीज करते हो ना, तो आपके पैराग्राफ की खाली फर्स्ट लाइन आगे मूव हो जाती है ½ इंच का गैप छोड़ के। इसी का अपोजिट ऑप्शन है बिल्कुल हैंगिंग के नाम से, कि इंक्रीज द हैंगिंग इंडेंट, ओके कर रहा हूँ। अब हैंगिंग में क्या होगा, उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसका यूज़ ड्राफ्टिंग में भी होता है। हैंगिंग में क्या होगा कि फर्स्ट लाइन तो अब आपकी 0 पे है, बाकी सभी लाइन उठ के आगे चलेगी ½ इंच। शॉर्टकट होता है लेफ्ट इंडेंट इंक्रीज करने के लिए Ctrl+M, एक बार दबाने पर ½ इंच का डिस्टेंस आएगा। इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट ½ इंच, यानी 0.5 इंच के लिए आप Ctrl+M, दोबारा Ctrl+M किया 1 इंच हो गया। Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M वापस डिक्रीज करने के लिए लेफ्ट इंडेंट सेटिंग को। ऊपर भी डाल, और इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और इसके लिए भी मिलता है, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट के लिए भी Ctrl+T, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, और Ctrl+T दबाया, एक बार प्रेस करने पर ½ इंच का डिस्टेंस आ रहा है। एक बार और Ctrl+T दबाया तो देखो यहाँ पर ये T बन रहा है, या तो ये इस तरह से T बन रहा है। Ctrl+T से इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, और Ctrl+Shift+T से डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट। Ctrl+T, D से ड्रैग फॉन्ट सेटिंग होती है, कितनी बार पढ़ चुके हो आप? वही तो सर मैं कंफ्यूज हो रहा Ctrl+T, T फॉर टमाटर, है ना?
पहले तो देखो कंट्रोल डी आपके सामने फ़ॉन्ट सेटिंग के लिए होता है ये। आप ऑप्शन करते हैं, डेफिनेशन भी नहीं पढ़ते, ऑप्शंस की शॉर्टकट दिखाते, ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई ऐसे कैसे कवर करोगे सिलेबस? अब आप कहेंगे कि भाई असाइनमेंट चेक कर दोगे, तो भाई बना के ले आओ बस। ये मत कहो कि भाई चेक कर दो, आप लेकर तो आओ पहले। आप बनाते ही नहीं तो शुरुआत ही नहीं करे तो चेक कहाँ से कराओगे आप? चेक की करूँगा। बट एटलीस्ट बनाओ तो सही, और अपने आप ही क्लियर होंगी चीज़ें। और देखो उसका और- विद्या में से प्रॉब्लम फर्स्ट लाइन को और डिजिटल करना है, टैब पर ही करना है। हाँ जी। या टैब पर नहीं करना और है। है ना हाँ। कंट्रोल प्लस चलिए, इसी में अगला ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन और रह गए। होम टैब कंप्लीट करते हैं। हाँ आपको भी एक ऑप्शन पढ़ाया था, ध्यान है? अगर क्वेश्चन में यूँ कहता है कि भाई अप्लाई आउटलाइन इफेक्ट, अप्लाई आउटलाइन इफेक्ट, तो हमने कहाँ पर जाके करा था? फ़ॉन्ट सेटिंग्स में, फ़ॉन्ट के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है आउटलाइन का। ओके करने पर टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखाया था इसने, जिसमें आउटलाइन कलर आता है, फिल कलर बीच में हट जाता है। अब ये तो था आउटलाइन इफेक्ट। यहाँ पर देखो ये इफेक्ट्स दे रखे हैं आपको नीचे। पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सभी क्या इफेक्ट्स हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, इफेक्ट्स हैं ये फ़ॉन्ट के। अब फ़ॉन्ट सेटिंग के बाद, अब जैसे ही मैंने पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक करा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? आउटलाइन लेवल। अगर आपको लेवल कहता है ना कि चेंज द आउटलाइन लेवल 2, तो यहाँ से आप बदलेंगे लेवल 2 को। होगा कुछ नहीं इसको अप्लाई करने पर, बस आपका एग्ज़ाम का एक टास्क है, बस ये समझ लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्क्रीन पर, ना ही प्रिंटिंग के अंदर, ना प्रिंट प्रीव्यू में कोई इफेक्ट तो नहीं होता, बट आपको एग्जाम में एक टास्क अलग से बोल दिया जाता है कि ये करना है। तो उनको कैसे पता लगेगा सर कि ये कर रहे हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन अब आप मेरे पास ये असाइनमेंट करके लाए, अब मैंने ओके कर रखा है, अब अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा, मैंने इस पैराग्राफ में क्लिक करा, पैराग्राफ सेटिंग पे जा रहा हूँ, दिखा रहा है यहाँ पर आउटलाइन लेवल 2 दिखा देगा। पीछे एक राजस्थान बिजली विभाग का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन में भी आ रखा था। ठीक है, राजस्थान बिजली बोर्ड का एग्ज़ाम आया था, उसके अंदर ये दे रखा था आउटलाइन लेवल बदलने के लिए। शायद हाँ जी, गलत कराए बच्चे। उसके अंदर नहीं करा है, वो तो करा है। बट एक्चुअल में क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे बच्चे होते हैं कि प्रैक्टिस करके लाते हैं असाइनमेंट्स, तो उसमें हम देखते हैं तो उसमें गलत कराते हैं। तो डिफरेंस हम तो यहाँ पर क्लियर कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर प्रैक्टिस लर्निंग के टाइम पे कई बार बच्चा देरी से आया, ऑप्शन हो गया, या छुट्टी पर था, रह गया, तो ऐसा बहुत बार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है फ़ॉन्ट, इसी में सॉरी पैराग्राफ सेटिंग के अंदर अब नेक्स्ट ऑप्शन है, हमने 2 पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया या सभी को ले लिया, कंट्रोल A, पैराग्राफ सेटिंग पर जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग के नाम से। अब ये किस टाइप का स्पेस है? ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। राइट में जो आपको स्पेसिंग दे रखा है ना, लिखा हुआ है, ये लाइन स्पेसिंग का टूल है, और ये जो स्पेसिंग है ये पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ 1 और 2, तो आप 1 और 2 के बीच में जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो इन ऑप्शन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन का नाम है बिफोर और दूसरा है आफ्टर, कि पैराग्राफ के ऊपर वाला स्पेस या फिर पैराग्राफ के बाद वाला स्पेस आपको चेंज करना है। हम चाहते हैं कि दोनों को ना, ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग है बीच में, इंक्रीज़ करनी है 12 पॉइंट्स दोनों के अंदर कर दिया। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग 12 पॉइंट्स, ये नहीं बोला आफ्टर या बिफोर, दोनों में बढ़ा देना। रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट, चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग 12 पॉइंट्स, दोनों में करेंगे। और अगर यूँ लिखा हुआ आ जाए चेंज द आफ्टर एंड बिफोर स्पेसिंग, अब आफ्टर बिफोर स्पेसिंग का मतलब पैराग्राफ स्पेसिंग होता है, तो तब भी यही वाला हो जाएगा सेम।
ओके कर रहा हूँ पहले तो मैं। अब देखो 12 पॉइंट्स हो गया हर एक पैराग्राफ के बीच में। या मैंने क्या करा, इसी में ना वापस पैराग्राफ सेटिंग पर जाके नीचे को लाइन लिखी हुई है डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स, ऑन कर रहा हूँ, ओके कर दिया। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या हुई, डिलीट हो गई, काम नहीं कर रहा पैराग्राफ स्पेस। क्वेश्चन में कभी भी आपको अगर यूं कहता ना कि रिमूव द पैराग्राफ स्पेसिंग, तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर देना, फिर इसके अंदर चाहे वैल्यू कितनी क्यों ना लिखी हुई हो, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगा ऑप्शन। अगर रिमूव करने के लिए बोला तो इसको ऑन कर दो बस। कई बार ओनली आफ्टर बोला जाता है या ओनली बिफोर, तब आप उसी के अंदर एंट्री करेंगे जितनी बोल रखी है। पैराग्राफ सेटिंग आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर, और एक ऑप्शन लास्ट है होम टैब के अंदर हेडिंग्स का, हुआ तो नहीं आपका, आई थिंक ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, या खाली क्लिक भी कर सकते हैं सिंगल आप। यहाँ पर आपको ना एक स्टाइल गैलरी दे रखी है जिसमें आपको काफ़ी सारे हेडिंग के स्टाइल्स दे रखे हैं। मैंने क्लिक करा हेडिंग 1 के ऊपर, क्लिक कर देंगे, इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। सो अगर क्वेश्चन में कहता है भाई हेडिंग स्टाइल 3 देना है, अब 1 और 2 तो लिस्ट में आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे देखने को। अगर क्वेश्चन में आपको हेडिंग स्टाइल 3 बोल दिया जाए और आप यहाँ पे पूरी लिस्ट में कहीं पे भी देख लेना 3 नहीं मिलेगा, उसके लिए ना पहले आपको 2 पे क्लिक करके 2 को ऑन करेंगे, जिसके बाद 3 नंबर एक्टिव होगा स्क्रीन पर, फिर आप 3 पे क्लिक कर दो, अप्लाई कर दो। और अगर आपको 5 बोला होता तो 2 पे जाने के बाद 3 आता, 3 पे क्लिक करने के बाद 4 आएगा, और 4 पे क्लिक करने के बाद 5 आएगा। डायरेक्ट 5 पे नहीं जा सकते थे हम। और अब फर्स्ट को तो चलो बोल दिया यहाँ पे 5 नंबर देना है, और सेकंड को अगर कह दे भाई 3 देना है, अब तो 3 ऑन है, तो आप क्लिक कर दो उसी पे, अब तो लिस्ट में एक्टिव है हमारे पास। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो उसमें एक्टिव नहीं होता उसके अंदर, और हटाने के लिए आप नॉर्मल का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। आपका होम टैब यहाँ पर कंप्लीट होता है इसके अंदर। और ये नहीं करना है, वो नेक्स्ट क्लास में है हेडर फुटर। पेज लेआउट में 2 ऑप्शंस हैं, 2-3 और हैं। एक आपने मार्जिन पढ़ लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट पेज का जो मार्जिन होता है ना, वो होता है नॉर्मल मार्जिन, जिसमें आपको पेज के चारों डायरेक्शन में ना 1-1 इंच का गैप, ये जो खाली गैप आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये 1 इंच का तो छूट के आता ही आता है। इसके अलावा एक नैरो मार्जिन का ऑप्शन भी है, जिस पे क्लिक करते ही पेज के अराउंड साइड चारों तरफ 1/2 इंच का गैप आ रहा है। और अगर क्वेश्चन में आता कि मॉडरेट करना है, मॉडरेट पे क्लिक कर दो। इसके अलावा इसके अंदर ना आपको एक 2003 वाला फॉर्मेट भी दे रखा है, और नीचे एक और ऑप्शन है कस्टम मार्जिन के नाम से, कि अगर आपको मैनुअली टाइप करने के लिए कह दिया जाए कि टॉप या बॉटम से आपको सेंटीमीटर में देना है 2 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे, जैसे पैराग्राफ सेटिंग में मैंने आपको बताया इंचेस है तो इंच में लिखो, सेंटीमीटर में बताया तो सेंटीमीटर में लिख दो। मैंने 2 cm लिख दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। या किस डायरेक्शन से कितना बोल रखा है वो आप इसके अंदर फिल कर देना, वैल्यू गलत मत करना। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आगे cm लिख देना। अगर इनमें से कुछ चीज़ें कई बार इंचेस में कहता है तो इंच में लिखकर ओके कर देंगे। अब ये 4 मार्जिन तो समझ में आते हैं। इसके अलावा एक जो 5वां मार्जिन है ना, मार्जिन का नाम है गटर मार्जिन। इसका मतलब होता है बाइंडिंग मार्जिन, एक ऐसा मार्जिन जो बाइंडिंग मार्जिन के लिए यूज किया जाता है। कि बाइंड जब किया जाता है कि आपने कुछ कंटेंट यानी कि नोट्स रेडी कर लिया, अब उसको बाइंड कराना है भाई। बाइंडिंग के लिए तो भाई उसके अंदर होल्स होंगे, अब स्पाइरल कराते हैं अंदर, टाइपिंग की बुक्स देखी होंगी आपने, तो उसके लिए अलग से छोड़ना पड़ता है। तो वो आपने कितना देना है वो इसमें वैल्यू देंगे। सो अगर क्वेश्चन में कहता है कि भाई गिव द गटर मार्जिन या चेंज द गटर मार्जिन, या गटर मार्जिन की जगह लिखा हुआ जाए बाइंडिंग मार्जिन देना है, तो इसका मतलब गटर मार्जिन में वैल्यू लिखेंगे। और डायरेक्शन क्या सेट करनी है, अब जो बाइंडिंग होती है या तो लेफ्ट से की जाती है नोटबुक के, या तो टॉप से होती है बाइंड। अब दोनों तरीके की बुक्स हमने अंदर रखी हुई हैं टाइपिंग पैसेज वाली। कुछ बुक्स लेफ्ट से बाइंडिंग है और कुछ टॉप से भी है।
तो उस अकॉर्डिंग हम कर देंगे अगर आ जाए तो। इसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी पोर्ट्रेट, और जबकि पावर पॉइंट में लैंडस्केप होती है डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है कि आपको ऐसे सीधा वर्टिकली निकालना है या पेज को इस तरीके से, ठीक है, आपने चौड़ाई में निकालना है, इससे लैंडस्केप के अंदर कर सकते हैं। और पेपर साइज़ आपको भी बताया था कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग पेपर साइज़ की लेटर होती है सभी के अंदर तीनों एप्लीकेशंस में। और आपको अगर बोला गया ना कि यूज़ A4 साइज़ पेपर या A4 की जगह पर स्टैंडर्ड साइज़ या स्टैंडर्ड की जगह पे रेगुलर भी आ जाए तब भी सेम, मतलब पेपर की जो सेटिंग होती है ना वो कभी भी आपको ना A4 के अलावा और कोई दी नहीं होती, बस उसकी जगह पे कीवर्ड्स थोड़े से डिफरेंट यूज़ कर देता है वो। A4 आ जाए, रेगुलर आ जाए या स्टैंडर्ड सेम है, या मार्जिन नॉर्मल का मतलब रेगुलर होता है यहाँ पर। रेगुलर यानी कि जो हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ये भी स्टैंडर्ड है, ये भी रेगुलर है, और ऐसे ही A4 भी। कंप्लीट करा दें इंसर्ट या काफ़ी आज के लिए बहुत है? चलो कोई बात नहीं।